लेकिन कम से कम इतना माना जाए कि हम लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखें। लेकिन जब भी बात डील की आए तो हम लोग अपने रेड लाइन से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। साकेत मिश्रा साहब। लक्ष्मण जी, पूरी तरह से मैं अभी आरती जी ने भी जो कहा उससे सहमत हूँ। मेरा थोड़ा सा अलग नजरिया है सरकार को क्या करना चाहिए उस पर लेकर के। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है गरीबों के प्रति। तो जिन सेक्टर्स में गरीबों की नौकरी जाती है, अगर सरकार की डायरेक्ट असिस्टेंस जानी है तो उधर प्रायोरिटी और प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी तरफ ये जो हम लोग का पहला रिएक्शन कभी कभी होता है कि इंडस्ट्री को मदद कर दी जाए। मदद जरूर करनी चाहिए, पर केवल डोल दे करके आर्टिफिशियली अफ्लोट रखने के लिए नहीं। अगर हम किसी को पैसा देते हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, अगर हम किसी को पैसा देते हैं, किस तरह से वो इस्तेमाल करेंगे इस पैसे को, क्या वो नई डिजाइनिंग लाएंगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में आखिर क्यों नहीं टीसीएस और इन्फोसिस ने पिछले 40 साल में एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो अगर हम लोग असिस्टेंस करेंगे टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर को, तो ये दिखाया जाए कि उसको पैसे को इस्तेमाल करके हम एक नया स्ट्रॉन्गर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट बनाए। क्योंकि जो उससे ही नेक्स्ट इफेक्ट आएगा कि जो हम लोग 40 देशों की बात कर रहे हैं, सरकार जाके हमारी चीजों को नहीं बेच सकती किसी देश में। बेचने के लिए हमको स्केल की जरूरत है, हमको ब्रांडिंग की जरूरत है, हमको मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की जरूरत है। सेम थिंग इन सर्विसेज। और वो करने के लिए सरकार की असिस्टेंस होनी चाहिए, नॉट जस्ट टू सर्वाइव। तो ये करने के लिए सरकार का असिस्टेंस होनी चाहिए। अजय साय साहब, इसमें एक मुद्दा उठता रहा है कि एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जिस पे सरकार समय समय पे अलग अलग मौके पे कई सारे सपोर्ट स्कीम चलाती रही है, अभी भी चलती रहती है कई सारे स्कीम। तो इस स्कीम का इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको लगता है उतना इस्तेमाल हो पाया क्या? क्योंकि हमने ये देखा, अगर डेटा आप देखें तो यूएस को लेकर के एक्सपोर्ट हमारा वहाँ बढ़ता ही रहा है। मतलब नए बाजार तलाशने में हम लोग थोड़ी सी कंजूसी कर बैठे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है? देखिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तो ज़्यादातर कंट्री का देखिएगा, यूएस इतना बड़ा कंज्यूमर है कि जो भी मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनका यूएस में काफ़ी एक्सपोजर है। इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स अब इस तरफ उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको डाइवर्सिफाई करना है। दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरह से ये पॉजिटिव फॉल आउट है टैरिफ वॉर का। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। हम डाइवर्सिफाई करते हैं, उस कंट्री में जाएं, उसके पास परचेजिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। पहले भी बहुत सी स्कीम्स आई थी, जैसे फोकस अफ्रीका है, फोकस लैटिन अमेरिका है, बट उनमें चैलेंजेस आए बिकॉज जो भी कंट्री में आप जा रहे हैं उसमें डिमांड होनी चाहिए। बहुत से प्रोडक्ट जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं उसकी डिमांड नहीं होगी। अब जो हम अच्छे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट गारमेंट हम ईयू को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो गारमेंट की डिमांड अफ्रीका में नहीं होगी। उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, बट अब मेरे को लगता है जिस तरह की प्रायोरिटी हो गई, उस प्रायोरिटी के बाद शायद उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंडस्ट्री बेटर इक्विप्ड होगी। बहुत एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ये भी एक तरह से भ्रांति है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स को आज की डेट में एक जो ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन स्कीम है उसके सिवा कोई भी सपोर्ट नहीं है। चाहे वो जीएसटी रिफंड हो या ड्रॉबैक हो या रॉटेप हो, आरओसीटीएल है, ये एक तरह से रिफंड ऑफ ड्यूटी का है। बिकॉज हम भी डब्ल्यूटीओ डिसिप्लिन से मानते हैं और उनमें इन्हीं चीज को रिफंड आप कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक एक्सपोर्ट्स को जैसे जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ा के, वो हमें करना चाहिए। और शायद इंडस्ट्री को भी आर&डी और इनोवेशन पे ज्यादा जोर देनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है तो आर&डी इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी जरूरत है कि ग्लोबली अब आर&डी को इंसेंटिवाइज किया गया है। आप ओईसीडी कंट्रीज देखिए, हर जगह 200 से 300% टैक्स डिडक्शन है, बिकॉज आर&डी में बहुत जेस्टेशन पीरियड, अनसर्टेनिटी है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ भी कुछ इनिशिएटिव अगर इस तरह का आएगा तो इंडस्ट्री काफी इंकरेज होके आर&डी इन्वेस्टमेंट करेगी। बिकॉज अभी भी हमारा आर&डी जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट अमंग आवर कंट्री। तो शायद ये जो चैलेंजेस आए हैं उससे हमारे नए सोल्यूशन, नए रास्ते जरूर निकल के आएंगे। और इंडस्ट्री को अब एक तरह से अच्छी तरह मैसेज मिल गया है कि अपने आप
हर जगह डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ मार्केट में मत कंसंट्रेट कीजिए, और प्रोडक्ट लेवल पे भी, जैसे आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज आता है, आपका कारपेट रफली 60% यूएस को जा रहा है, होम टेक्सटाइल 60% यूएस को जा रहा है, मेरीन प्रोडक्ट रफली 40% यूएस को जा रहा है। तो अगर इस मार्केट में एक है, ये तो गनीमत है, ये टैरिफ वॉर है, कल मार्केट में स्लम्प आता है, रिसेशन में मार्केट चला जाता है, तब भी इस तरह के चैलेंज कभी भी आ सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग के लिए एक लेसन है कि डाइवर्सिफाई करिए, जितने मार्केट कवर कर सकते हैं आप उतना ज्यादा आप अच्छा, डिरिस्क हो वैसे सकते हैं। अजय साय साहब, अगर थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँ कि आपके पास पोटेंशियल मार्केट कौन कौन सा दिखता है ज़्यादा, जो इस हालात में सबसे पहले और आसानी से टैप किया जा सकता है? सबसे पहले मैं उन मार्केट को देखूंगा जिस पे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है या करने जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, और आप बात कीजिए अगर यूएई की, अभी भी हमारा उसमें एफटीए यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। एग्जिस्टिंग एफटीए जो जापान साउथ कोरिया में, उनमें भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। यूके के साथ अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, बिकॉज एग्रीमेंट फाइनल हो गया है, दोनों पार्लियामेंट को, उनके दोनों हाउसेस को रेटिफाई करना है। ईयू के साथ अर्ली हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं और कंट्री, सो ये प्रायोरिटी कंट्री हो जाते हैं, बिकॉज इस कंट्री में एक तरफ से जब एफटीए की बात होती है तो इंपोर्टर भी इंक्लाइंड होता है आपकी तरफ आने के लिए, इसको मालूम होता है कि या तो हो गया है या होने वाला है इस तरह का एग्रीमेंट, और आपको उस एक्सटेंट तक टैरिफ एडवांटेज से या तो आप ऐसे कंट्री के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड लेते हैं जिसके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस इंपोर्टिंग कंट्री के साथ है, या आपको एक एज मिलता है अगर बाकी आपके कॉम्पिटिटर के पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में इन कंट्री पे फोकस करूंगा, बट ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, हर कंट्री का प्रोडक्ट मार्केट होता है। तो पहली प्रायोरिटी आपको देखनी होगी कि आपकी टॉप मार्केट्स आपके कौन से हैं, उनमें फोकस कीजिए, उनमें प्रायोरिटी दीजिए। अगर कोई फ्री ट्रेड कंट्री अगर उसमें आ रहा है, क्योंकि वहां पे आपको नेचुरल एडवांटेज है जो आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं है। ये कई सारे एडवांटेज जो आप कॉम्पिटिटर को नहीं है, ऐसे कंट्री को हम लोग फोकस कर सकते हैं। आरती, मैं आपसे एक चीज़ समझूं कि ठीक है, इससे इसके असर को कम करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि नेगोशिएशन बंद नहीं हुआ है, या फिर कहें कि कम्युनिकेशन चैनल बंद नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से चैनल अगर ओपन है तो भारत को किस लेवल से नेगोशिएशन शुरू करना चाहिए? कि पहले तो 25% हटा दो जो आपने लगा रखा है, बाकी जो 25% बचेगा उस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा कि एक्चुअली अगर हम देखें और कि टैरिफ्स लगा किस पे है, तो बहुत बड़े सेक्टर्स जहां पे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो टेक्सटाइल्स में और जो जेम्स वाली इंडस्ट्री है, इसमें जो टैरिफ्स लगे हैं और 25% जो रशियन ऑयल खरीदने की वजह से लगी है, मुझे लगता है कि वो जो पहले के 25% है वो उतने ज्यादा हम लोगों के लिए कोई कष्ट देने वाले उतने ज्यादा टैरिफ नहीं थे। इनफैक्ट जब ये डिस्कशन हो भी रहा था, डिबेट हो भी रहा था, उस वक्त भी अगर आप देखें जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, इकोनॉमिक एनालिस्ट थे, वो कह रहे थे कि 25% टैरिफ जो है कुछ इंडस्ट्रीज पे, कुछ सेक्टर्स में, ये इंडियन इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर सकती है, बहुत ज्यादा इसमें हमें नुकसान नहीं होगा। ये जो रशिया से ऑयल खरीदने वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अड़चन है, और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात करनी चाहिए, या उस तरफ से फोन आए, इस तरफ से फोन आए, मायने नहीं रखता, क्योंकि डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीजें छोटी है। बड़ी चीज ये है कि हमारे अपने इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, रशिया को लेके, क्योंकि रशिया को लेकर अगर आप देखिए यूएस का खुद का रुख, प्रेसिडेंट ट्रंप का खुद का रुख, वो जब प्रेसिडेंट पुतिन को बुलाते हैं वॉशिंगटन डीसी, इतने सादर उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, और वो खुद चाहते हैं कि रशिया के साथ उनका रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो, जो पिछला कोल्ड वॉर का जो बैगेज यूएस और रशिया में है वो खत्म हो। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो जिस तरह से अभी रिसेंटली मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग था, उसमें हमने देखा कि बहुत गुंजाइश है कि वो हो सकता है कि उनकी खुद की जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होने के बाद ये जो रशियन ऑयल
की वजह से हम लोगों पर 25% का सैंक्शन लगा है वो ना रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हम जो है हमारे साथ इनफैक्ट आपने सही कहा कि जो फरवरी में जो एग्रीमेंट हुआ था या हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे वॉशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने के लिए, उस टाइम पे ये एग्री हुआ था कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएस में 2030 तक। इनफैक्ट एक फिगर भी दिया गया था, लेकिन उसमें अड़चने आई और वो ट्रेड डील अभी तक नहीं हुआ है। छठा कि सातवां राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है, उसमें अभी अड़चने दिख रही है, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन बंद नहीं हुई है। और मुझे लगता है उसी संदर्भ में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है सर्जियो गोर को यहाँ एम्बेसडर भेज रहे हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनके बहुत क्लोज है। हो सकता है कि उनके कंफर्मेशन होने के बाद वो सारी जो अड़चने हैं वो दूर हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप वापस ट्रैक पे आएगा।